वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अभ्यास के प्रश्नोत्तर, यानी कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, संक्षेप में लिखें। इसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। यानी ये जो हमारे पास दिए गए हैं इनके ऊपर हमें टिप्पणी करनी है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसलिए अगर आप किसी भी भाषा में लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न में जो पहला है वो है ज्यूसेप्पे मैज़ीनी कौन है। तो इनके बारे में हमें लिखना है। तो ज्यूसेप्पे मैज़ीनी कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ज्यूसेप्पे मैज़ीनी इटली के महान क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठनों की स्थापना की थी। ज्यूसेप्पे मैज़ीनी इटली के एकीकरण तथा लोकतांत्रिक गणराज्य के समर्थक थे और राजतंत्र का विरोध करते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले इस आंसर को यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है काउंट कैमिलो द काबूर कौन है, इनके बारे में हमें लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा काउंट कैमिलो द काबूर सार्डिनिया पेडिमोंट के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे न तो क्रांतिकारी थे और न ही लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। वे इतालवी से अधिक फ्रेंच भाषा बोलते थे। उनकी कूटनीति के कारण 1859 में सार्डिनिया पेडिमोंट ने ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी इटली को मुक्त करवाया था। यानी कि जो काउंट कैमिल द कैबूर थे वे सार्डिनिया पेडिमोंट के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जो है इटली जो एकीकरण हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये न तो क्रांतिकारी थे और ना ही लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, यानी कि ये राजतंत्र में विश्वास रखते थे और चाहते थे कि इटली में जो है वो राजतंत्र बना रहे। तो इंग्लिश मीडियम वाले इस आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, यानी जो द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रभाव से यूनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम है वो 1821 में शुरू हुआ। ये जो यहाँ पे डेट्स दी गई हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में यहाँ से 2 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उनमें ये डेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और साथ साथ में जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उनमें भी ये डेट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आगे है पश्चिमी यूरोप के लोग प्राचीन यूनानी संस्कृति से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने यूनानियों का समर्थन किया। यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और अंततः 1832 की कुस्तुनिया संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। तो फ्रैंकफर्ट संसद क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1848 में गठित फ्रैंकफर्ट संसद पूरे जर्मनी की पहली निर्वाचित राष्ट्रीय सभा थी, जिसका उद्देश्य जर्मनी के लिए एक संविधान बनाना और लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना था। लेकिन आंतरिक मतभेदों और रूढ़िवादी शक्तियों के विरोध के कारण यह असफल रही। पर्सिया के राजा ने प्रस्तावित संविधान को अस्वीकार कर दिया और 1849 में संसद भंग हो गई। फिर भी यह जर्मन एकीकरण और लोकतांत्रिक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो इसमें हमें बताना है कि जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल थे, राष्ट्रवादी संघर्ष थे, उनमें महिलाओं की क्या भूमिका रही। तो इसका आंसर हो जाएगा
महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में सक्रिय भाग लिया, यानी एक्टिवली जो है वो उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार शुरू किए, बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इसके बावजूद उन्हें मताधिकार नहीं दिया गया। फ्रैंकफर्ट संसद की सभा में महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में खड़े रहने की अनुमति थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। यानी जो फ्रांसीसी लोग थे उनमें एकता की भावना को जगाने के लिए जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकसित करने के लिए कई कदम उठाए जो कि निम्नलिखित है। पहला है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को बढ़ावा दिया गया। तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। इन्होंने नया एक फ्रांस का झंडा बनाया और उसे राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। इसके अलावा स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया ताकि लोगों में एकता की भावना आए। राष्ट्रगान और शहीदों का गुणगान किया गया ताकि लोग जो हैं वो एकता की भावना से प्रेरित हो जाएं। सभी नागरिकों के लिए सम्मान कानून लागू कर दिए गए, यानी चाहे वो उच्च वर्ग का है चाहे निम्न वर्ग का है, लेकिन सभी के लिए अब कानून बराबर हो गए। पहले ऐसा नहीं होता था। इसके अलावा जो क्षेत्रीय बोलियां थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको हटाकर केवल फ्रेंच को जो है राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। तो इनमें से आप कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी पॉइंटों को भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है। तो हमें बताना है कि जो मारियान और जर्मनिया थे वो कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मारियान और जर्मेनिया क्रमशः फ्रांस और जर्मनी राष्ट्र की महिला रूपक थी। यानी मारियान जो है वो फ्रांस की और जर्मेनिया जो है वो जर्मनी की महिला रूपक थी। 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। मारियान के चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। इसी तरह जर्मेनिया भी बूतल या फिर हम इसको ओविल वृक्ष भी कहते हैं, तो उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बूतल वीरता का प्रतीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इस आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। यानी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को हमें संक्षेप में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में बहुत प्रबल थी। 1848 में जर्मन उदारवादियों ने निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन राजशाही और सेना ने इसे दबा दिया। बाद में प्रसा ने जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किया। प्रसा के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने सेना और नौकरशाही की सहायता से डेनमार्क युद्ध जो कि 1864 में हुआ, ऑस्ट्रो पर्सिया युद्ध जो कि 1866 में हुआ और फ्रैंको पर्सिया युद्ध जो कि 1870 और 71 में हुआ, उसमें विजय प्राप्त की। और फिर अंततः 1871 में वर्साय में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को अगर हम संक्षेप में बताएं तो होगा कि जो जर्मनी के लोग थे मध्यम वर्गीय, उनमें पहले से ही राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी वो प्रबल थी, बहुत मजबूत थी। और फिर 1848 में जैसा कि हमने पहले भी देखा कि फ्रैंकफर्ट संसद जो है उसका गठन किया गया था कि जो शासन है वो लोकतांत्रिक होगा, लेकिन वहाँ की जो राजशाही थी और सेना थी उनके कारण इसे भंग कर दिया गया था। फिर बाद में क्या होता है,
प्रसा जो है वो जर्मनी के एकीकरण यानी पर्शिया जो है वो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करती है। और जो प्रसा का प्रधानमंत्री होता है ऑटो वन बिस्मार्क, वो नौकरशाही की सहायता से जो है डेनमार्क युद्ध और ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध और फ्रैंको पर्शिया युद्ध में जो है विजय प्राप्त करता है और उसके साथ ही जर्मन के जो राजशाही होती है उसको उखाड़ फेंकता है। और फिर 1871 में जो है वर्साय में प्रसा का जो राजा होता है, राजा विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो नेपोलियन जिस हिस्से में जो है शासन करता था, उस हिस्से की शासन व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्र में प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए कई बदलाव किए जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की, जिससे जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त हुए, कानून के समक्ष समानता आई और संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। दूसरा है, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सीमांती व्यवस्था को समाप्त की गई, यानी जो वहाँ पे सीमांती व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा है कि किसानों को भूदासत्व और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई और कारीगर संघों के नियंत्रण हटाए गए तथा यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में की ताकि जो है प्रशासन को कुशल बनाया जा सके। तो ये हो जाएगा इसका आंसर और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था संक्षेप में लिखें, यानी ब्रीफ में जो हमें क्वेश्चन आंसर देने थे वो हमने किए। इसमें टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन थे। उन 5 क्वेश्चनों को हमने देखा और यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, यहाँ से 3 और 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वही बनते हैं। यहाँ से ध्यान रखना है कि जो 1 नंबर क्वेश्चन होते हैं वो भी जो मैंने डेट्स आपको लिखी हैं उन डेट से बन जाते हैं और जो नेपोलियन वाला हमने लास्ट में किया उसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वहाँ से भी जो है असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह और भी वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।